बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाजरीन, हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी इंतकाल कर गए। एक तवील जद्दोजहद के बाद एक दरख्शां सितारा बिलाखिर सो गया और देखना यह है कि कितना बड़ा खला पैदा होता है हुर्रियत क़यादत में, क्योंकि 92 बरस की उम्र में अली गिलानी जो हैं इस दुनिया से रुखसत हुए और हक़ के अलमदार रहे तमाम उम्र। 12 बरस का तवील अरसा जो है उन्होंने नज़रबंदी का गुजारा और अपने घर में बंद रहे और पाकिस्तान में भी जो है गमगीन है, आवाम भी गमगीन है और क़यादत भी गमगीन है और पाकिस्तान में भी सोग का ऐलान किया गया है। और ये बहुत बड़ा जो है खला है सियासत के अंदर भी और हुर्रियत क़यादत के अंदर भी। और साथ ही साथ अगर मुल्की हालात की बात करें आज के प्रोग्राम में तो मरीम नवाज़ साहिबा के बयान से बात शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मुफाहमत नहीं हो सकती, मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं हो सकती मौजूदा गवर्नमेंट से। तो उनकी ये जो जारहाना पॉलिसी है और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत की पॉलिसी है, क्या असर रखेगी आने वाले दिनों में। और फ़ारूक हबीब कहते हैं कि केसेस के पीछे मरीम नवाज़ साहिबा छुप रही हैं और एहसन इकबाल ने इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, क्योंकि हुकूमत कहती है कि अगले इलेक्शन जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कराए जाएंगे। कानून साजी इसी साल होगी और इसी साल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक साल रह गया इलेक्शन में और पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि पहले से क्यों नहीं इतनी कोशिशें की गई और क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट दिलवाने से धांधली का खात्मा हो जाएगा या वही इलेक्टोरल सिस्टम होगा, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म तो कहीं पे हो नहीं रही। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की चाहते हैं, अवाम के लिए किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठाई मौजूदा गवर्नमेंट ने। और आने वाले वक्तों में इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन को वो भी मुस्तरद करते हैं, नून लीग भी मुस्तरद करती है। तो देखता यह है कि किस तरीके से ये अमल सर अंजाम दिया जाएगा। और अवाम के लिए एक और अफसोसनाक खबर यह है कि बिजली एक मरतबा फिर महंगी हो जा रही है। LNG का एक महंगा तरीन सौदा जो है इस गवर्नमेंट ने किया और उसकी बाद में बिजली की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो आवाम की चीखें तो निकलेंगी। तो ये तमाम मौज़ूआत हैं कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। तो इन मौज़ूआत पर जो गुफ्तगू करने के लिए शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब तारिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। और चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और दहाइयों से इस शोबे से वाबस्ता हैं। तो आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। तारिक मलिक साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा कि सबसे पहले तो अफसोसनाक ख़बर के ऊपर बात करेंगे कि हुर्रियत क़यादत का एक बहुत बड़ा दरख्शां बाब, बहुत बड़ी शख्सियत और जिसने कश्मीर के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जनाब मोहतरम अली गिलानी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। कितना बड़ा नुकसान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा देखें कि इस तरह की शख्सियात जो है ना दुनिया में बहुत कम पैदा होती हैं। जिस तरह से हमारे कायदे आज़म थे, सेम उसी तरह के कश्मीरी जो है ना ये रहनुमा थे और इन्होंने अपनी जवानी से ही जो है ना, जवानी क्या कह सकते हैं आप, बचपने से ही जो है ना कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई और उनका एक नारा बड़ा मकबूल हुआ था, हम कश्मीरी पाकिस्तानी हैं और कश्मीर पाकिस्तान हमारा है। ठीक है ना। इस तरह के लीडर जो है ना बहुत कम पैदा होते हैं और मैं जो है ना बहुत इस चीज़ को मैं ख़ुद बहुत हर्ट हुआ जब मुझे ये न्यूज़ मिली। मैंने कहा कि यार कश्मीर का जिस तरह होता है ना वालिद, कश्मीर के वालिद की हैसियत रखने वाला ये बंदा था, कश्मीरियों के वालिद की डेथ होगी और मैं आई वाज शॉक्ड और मैं ख़ुद जो है ना थोड़ी देर के लिए सदमे में चला गया कि यार इस बंदे को इतनी जल्दी अभी नहीं जाना चाहिए था। कम से कम कश्मीर को किसी साइड पर लगाकर उसको आज़ादी दिलवा कर फिर इस दुनिया से जाते तो उनका काम भी जो है ना अपना काम कंप्लीट कर जाते वो। और वो जो है ना जिस तरह से उन्होंने कोशिशें की या जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल्स की वो किसी तरह से रंग ले आती। तो दूसरा ये कि जो है ना देखें बात आ जाती है इतने बड़े लीडर को कितने सालों से, तकरीबन 12-13 सालों से उनको नज़रबंद किया हुआ था। तो कोई ऐसा बंदा हमारे यहाँ, मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी भी जिस तरह के मकबूजा कश्मीर के लीडरान को उन्होंने नज़र बंद किया हुआ उनके लिए आवाज़ उठाएं ताकि जो है ना उनको कम से कम यार अपनी ज़िंदगी तो अपने तरीके से गुजारने की जो है ना इजाज़त दी जाए। ये कौन सी जो है ना बदमाशी है या गैर कानूनी हथकंडे आजमाए जा रहे हैं कि जो है ना
نہ تو گھر سے باہر نکلنے دے کہ 12 سال 13 سال ایک بندہ اسی پہ مزید بات کرتے ہیں طارق ملک صاحب بھی، کیونکہ یہ امر الہی ہے، جانا تو ہر شخص نے ہے۔ خادم علی مانڈلہ صاحب کتنا بڑا خلا دیکھ رہے ہیں سیاست میں اور حریت قیادت کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک شخص جو 12 سال اپنے گھر میں قید رہا اور تمام زندگی اس نے دے دی، اور آج اس کا جسد خاکی بھی بھارت کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احسن۔ پوری امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے انتہائی افسوسناک خبر۔ جتنا افسوس کیا جائے، جتنا غم کیا جائے، میرا خیال کم ہے۔ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ان کی محنت، ان کی آزادی تحریک کشمیر کے اوپر جتنی جرت بہادری کے ساتھ انہوں نے اس علم کو بلند کیا، یعنی کہ سچے پکے مسلمان، اور پاکستان کے ساتھ ان کی اتنی والہانہ محبت، جو نعرہ انہوں نے دیا، جیسے ملک صاحب نے نعرے کا ذکر بھی کیا، ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے، کہ اس نعرے نے ثابت کر دیا، جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر ہماری شارگ ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی اس نعرے کو لگا کر اس رشتے کو اور مضبوط کیا۔ اور یہ کشمیریوں کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے اس نعرے کا جو ایک خواب تھا، جس کی خواب لے کر وہ چلے، اس کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہ تمام کشمیریوں کے اوپر اور پوری قوم جو پاکستانی ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے۔ کتنا بڑا خلا دیکھ رہے ہیں آپ؟ خلا دیکھیں، بات یہ ہے کہ تحریک جس طریقے سے چل رہی ہے، 73 سال ہو گئے ہیں کہ ابھی جو بزرگ ہیں سید علی شاہ گیلانی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پوری ایک دہائی سے زیادہ جو ہے نا، انہوں نے پورا اپنا پیریڈ ٹینیور جو ہے وہ جیلوں میں، نظر بندی میں، گھر میں قید، اتنی صحبتیں جو ہے وہ انہیں جھیلی ہیں۔ وہ اس طریقے سے بہت سے رہنما ہیں کشمیر کے جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، لاکھوں کے حساب سے جو ہے نا کشمیری جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، جیلوں کی صحبتیں برداشت کر چکے ہیں، مکانات ان کے گرائے جا چکے ہیں، عصمت دریاں ان کی ہو رہی ہیں، 9 لاکھ سے زائد فوج جو ہے نا وہ ہمہ وقت کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ غاصبانہ جابرانہ ظلم کرنے کے لیے جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے اس چیز کا۔ لیکن ابھی حال ہی میں دیکھو جس طریقے سے افغانستان نے، طالبان نے اپنے فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ گیلانی صاحب نے چند دن پہلے ہی میرا خیال ہے ان کے بیٹے نے ایک جو تحریر خط لکھا اور طالبان کے حق میں ان کی فتح کے لیے، کہ جس طریقے سے وہاں سے امریکہ نکلا ہے، یہ بھارت بھی سبق سیکھ لے، اور جتنے ظلم کرنے والے ملک ہیں ان کو بھی وارد کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پاکستانی لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، جو 73 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر وقت کھڑے ہیں، بھئی کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ حکومت پاکستان بھارت سے بات کرے، اور جہاں سے اعلیٰ سطح کا وفد کم از کم جا کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، تاکہ وہاں پتہ تو چلے کہ آپ زدہ کے ساتھ بھی کھڑے ہو، اور وہاں کہ جا کے آپ تو جنازے جنازے پڑھ کی دو۔ بات کریں، آپ تو جنازے کی بات کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے وہاں پر کہ اتنی مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں کہ بھارتی سرکار جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد جو ہے ان کی تدفین کی جائے۔ بات یہ ہے کہ ابھی تو ان کا جسد خاکی دیکھ کر انہوں نے کرفیو لگا دیا ہے، ان کے گھر کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا ہے، جتنے لوگ جنازے کے اوپر آنا چاہتے ہیں ان کے بندیاں لگا دی ہیں، انٹرنیٹ تک کی سہولت کو جو ہے نا وہ منقطع کر دیا ہے، تمام نظام جو ہے نا اضافی دستے جو ہے فورسز کے وہاں تعینات کر دی ہیں، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں وہاں تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں شمشیروں کی ضرورت ہے، نعرے تکبیر لگانے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ رویہ ان کے نہیں رواں رکھیں گے، یہ ہم بیٹھ کے ٹیوٹ کر دیں، وہ سوگ منا لیں، سر نگوں کر دیں پرچم، کالی پٹی باندھ لیں، کوئی تقریر، اس کا کوئی ان کے اوپر اثر 73 سال سے نہیں ہوا، ان کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے طارق ملک صاحب سے بھی بات کنٹینیو کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں پر ہمیں بریک لینا پڑ رہا ہے، واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी हुर्रियत क़यादत के हवाले से, और सैयद अली गिलानी साहब का इस दुनिया से जाना बहुत बड़ा एक खला है और बहुत बड़ा सानिया भी है कि हुर्रियत क़यादत एक बड़ी क़यादत से महरूम हुई, लेकिन बहरहाल अम्र इलाही है, जो दुनिया में आया है उसने जाना भी है। और अब ज़रा मुल्की हालात के हवाले से बात करेंगे तो मरीम नवाज़ साहिबा के बयानात को सबसे पहले हम लेंगे। और तारिक मलिक साहब, मरीम नवाज़ साहिबा का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है, अब तो हम इनसे बात भी नहीं करेंगे, ये नाअहल हुकूमत है, ये नालायक हुकूमत है। बड़ा डिफरेंस है पॉलिसी में, और मरीम नवाज़ साहिबा की जारहाना सियासत को कैसा देख रहे हैं? सर पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह से बात कर रही हैं मोहतरमा, पहली बात तो आप सारे लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं इन्होंने क्या झंडे गाड़े या पीपल्स पार्टी ने क्या झंडे गाड़े। यार पहली बात तो ये है कि ये लोग हर बंदा अपने बारी के चक्कर में है, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ कर रही है नहीं कर रही, इस चीज़ से हट के पहली बात तो इन्होंने पिछले जो है ना 5 साल में कौन से झंडे गाड़े, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है ना उनकी पार्टी ने कौन से झंडे गाड़े। बात आ जाती है हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, यार कौन करेगा? गरीब अवाम यहाँ पिस रही है, गरीब अवाम की जो है ना यहाँ दजियाँ बिखेर के रख दी हैं, गरीब अवाम के पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, बिजली आए दिन महंगी हुई होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की इनके ही जो है ना देखें नून वालों के ही एग्रीमेंट्स किए हुए आज जो है ना इस गवर्नमेंट को जो है ना फेस करने पड़ रहे हैं ना। गोया के LNG का जो है ना इन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया है, ठीक है, बाकी तो सारे एग्रीमेंट सर LNG का महंगा तरीन नहीं, एग्रीमेंट है, ये महंगा तरीन का लफ्ज़ भी साथ उसके ऐड करें। तारीख की सतह पे देखा जाए तो तारीख की सतह में सबसे ज्यादा तारीख में सबसे ज्यादा महंगी LNG इस गवर्नमेंट ने खरीदी है। सर वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है ना महंगी हो रही है सर। यहाँ नहीं कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में यही हाल चल रहा है, ठीक है, माना कि महंगाई हुई भी है। मैं तो कहता हूँ बात करती हैं कि जो है ना हम लोग डिलीवर करेंगे, खान साहब ने डिलीवर नहीं किया, खान साहब को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ 12 प्रोग्राम्स में, खुदा रहा मरीम नवाज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बिलावल आपसे रिक्वेस्ट है, मौलाना फजल रहमान साहब आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा रहा आप इतने अगर लॉयल हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ या रियासत मदीना के साथ, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट में आके नहीं आप डिलीवर कर सकते, आप अपोजिशन में बैठ के भी डिलीवर कर सकते हैं। आए यहाँ सर जोड़ के बैठे इमरान खान के साथ, अगर आपकी ज़ाती कोई दुश्मनी है तो उससे गरीब आवाम को कोई लेना देना नहीं है। गरीब आवाम को अपने बच्चों से लेना देना है, अपने रहन सहन से लेना देना है। ये कहते हैं जी हम आएंगे तो करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम आएंगे तो करेंगे, इमरान खान कुछ नहीं कर रहे। यार इमरान खान कुछ नहीं कर रहा तो आए, आप उसको सजेशंस दें, आप उसको कुछ ऐसे मशवरे दें जिससे पाकिस्तान स्टेबल हो सके, ताकि पाकिस्तान की गरीब आवाम फैसिलिटेट हो सके। हमें देखें ना नून से मतलब है ना PTI से मतलब है ना पीपल्स पार्टी से। जो सजेशन की बात कर रहे हैं वो तो हुकूमत के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हुकूमत जो है वो भी उन्हें टेबल की तरफ बुलाने की कोशिश करे, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल के अंदर हुकूमत ने भी उन्हें टेबल की तरफ नहीं बुलाया, बल्कि सप्रेशन दिखाई है। और केसेस तो बनाए, वो बनने चाहिए, जरूर बनने चाहिए, लेकिन उनके नताइज भी कोई निकलने चाहिए ना। साहब बात यह है कि जो है ना खान साहब के अंदर भी जो है ना खान साहब, मैं अक्सर प्रोग्राम में बात करता होता हूँ, हमारा अल्लाह और उसका रसूल क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि बड़ा आदमी वो है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है। मुझे समझ नहीं आती, खान साहब कहते हैं कि यार मेरे से बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है, मेरे से बड़ा जो है ना कैप्टन कोई नहीं है, मेरे से बड़ा लीडर कोई नहीं है। खान साहब ये बात बिल्कुल जो है ना इस्लाम के अगेंस्ट है। अगर देखें आप रियासत मदीना की बात करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब आवाम की बात करते हैं, तो आपको लचक लानी होगी, आपको पाकिस्तान के लिए बात करनी होगी, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए बात करनी होगी, अपना ज़र्फ बड़ा करें। ये उनकी जाती राय है, इसके हवाले से तो हम नहीं कुछ कहेंगे, ये उनके जाती राय है। लेकिन आगे थोड़ी सी बात करते हैं। मांडला साहब, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा की जारहाना सियासत देख रहे हैं, मीम शीन नून की बातें होती थी और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमत की तरफ जाते हैं, मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जारियत की तरफ जाते हैं। नून लीग की आने वाली सियासत पे कितना असरात पड़ेंगे और मुल्क की सियासत पे इसके कितना असरात पड़ेंगे? देखिए असल सबसे पहली बात तो ये है कि जो मोहतरमा मरीम नवाज ये वही औरत है जो कहती थी मेरी बैरून मुल्क क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और सारी जो है वो चीज़ें सामने आ गई। तो कल जहाँ खड़े होकर बयान दे रही थी ये हाई कोर्ट के बाहर, तो वहाँ साफ़ी ने जब सवाल किया कि जो शहबाज शरीफ है वो तो मुफाहमत की और कौमी हुकूमत की जो है ना वो बात करता है, तो कहने लगी कि मैंने सुना नहीं है, मुझे पता नहीं है।
तो फिर साहबी ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ की तकरीर जो है वो पीटीवी के ऊपर दिखाई दे रही, तो कह रही थी हाँ हाँ मैंने चेंज करके देखा था। ये उधर ही खड़े होकर कह रही है कि मैंने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है, और फिर साथ झूठ बोल रही है कि हाँ मैं देख रही थी, पीटीवी वाकई दिखा रहा था। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सच बोलना ज़िंदगी में कभी सीखा ही नहीं। इनका बाप मफरूर आज़म सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर्ड झूठा, डिसऑनेस्ट, चोर, मफरूर, यानी कौन से इल्ज़ामात इनके ऊपर बाकी रहने हैं। इनका चाचा जो फिर शहबाज शरीफ कादमी आला बन के वो ज़मानत के ऊपर खुद जो है ना सज़ा याफ्ता मुजरम ज़मानत के ऊपर बाहर, इसका मियाँ जो है ज़मानत के ऊपर बाहर, और इनके जो है ना भाई जो है ना वो मफरूर, सारा ख़ानदान। तो ये लोगों को आके भाषण इसलिए देते हैं कि जिन अदारों ने इनको बंद करना है वो इनकी बातें सुनते हैं। जब बातें सुनते हैं, भी अदालत में गई है वो जैसे किसी जलसे में जा रही होती है, और जज ने मेरा कहा भी कि क्यों ना इनकी ज़मानत खारिज कर दीजिए, लेकिन बयान से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई बात ये है कि अगर ये इस काबिल हैं, आपने बाहर छोड़े हैं, तो फिर इनकी बातें तो सुनेंगे, कौन नहीं सुन सकता। अभी तमाम इनकी मेजॉरिटी आप देख ले जितने बयानात देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बदबख्ती इस अवाम की यही है कि इन्हीं की हमने शक्लें देखनी है, इन्हीं को लीडर मानना है। सही, ये प्रॉब्लम ही ये है। सही नहीं मरला साहब, क्या आपको ये लगता है कि एक मरतबा फिर से पीडीएम मुतहरिक हो रही है, तो उस वजह से मरियम नवाज साहिबा ने दोबारा से वो जारहाना बयानात देना शुरू कर दिए हैं? क्योंकि एक तवील अरसे तक खामोशी रही और पीडीएम भी खामोश रही है, पीडीएम फिर से सर उठा रही है। तो शहबाज शरीफ तो मुफाहमत की बात कर रहे थे और इधर जारहाना, तो क्या पीडीएम के साथ कोई इसके लिंक हैं? देखो जी, ये सारे एक चोरों डाकुओं का जो है ना ग्रुप है। जब इनको नोटिस जाते हैं या इनको थोड़ी सी भिनक पड़ती है कि अभी एफआईएम बंद कर लेगी या नैब बंद कर लेगी या अदालतें जो इनको ज़मानतें कैंसिल कर देंगी, तो ये सारे सर जोड़ के एक मुतहर्रिक किस्म की तारीख चलाने के नारे तो लगाते हैं, बातें तो करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और जलसे जुलूस करने की प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन अवाम पीछे इनके नहीं है। क्योंकि अवाम इनके साथ तब खड़ी होती है अगर इन्होंने अवाम को कुछ दिया होता। इन्होंने अपनी औलादों को नवाजा है, अपने ख़ानदानों को नवाजा है, अपने अजीज़ो अकारब को नवाजा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ट्रिलियन डॉलर के इनके असासे बाहर जो है पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। हम तो अदलिया से गुजारिश करते हैं कि 400-500 बंदे की पनामा लीग की जो है वो लिस्ट है, वो लिस्ट वाले बंदों को बुला के उनको जल्द केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मैदान में उतरे हुए हैं और वो भी बड़े जारहाना किस्म के बयानात दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से भी बात करेंगे कि आने वाले वक्तों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है या नहीं होती। हुकूमत बहुत मुतहरिक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मरियम नवाज साहिबा का जारहाना बयानात और जारहाना सियासत के ऊपर और क्या असरात इसके मुरतब होंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत मुतहरिक हैं। पटवारियों और मौलाना का बयानात, जो मौलाना के हवाले से उन्होंने बयानात दिए, वो तो सबके सामने ही हैं। अभी हुकूमत के खिलाफ भी वो बहुत खुल के सामने हैं। तो तारिक मलिक साहब वो कहते हैं कि गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, हम गरीब आवाम की तरक्की चाहते हैं और हम गरीब आवाम को लेके चलेंगे और आइंदा आने वाली हुकूमत भी हमारी होगी। और मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी उन्होंने बहुत से एलिगेशंस लगाए कि बड़े वादे वईद किए थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी जो है वो सामने आ रही है? बिल्कुल जी, बिलावल कर सकता है क्योंकि उसके दादा ने बहुत कुछ, नाना ने बहुत कुछ डिलीवर किया था और उनकी वालदा ने भी बड़ी जो है ना शहादत भी दी और पाकिस्तान के लिए बड़ा दुख दर्द रखने वाली खातून थी वो। अगर बिलावल एक ही सेंस में डिलीवर कर सकता है कि अगर वो अपने वालिद साहब के चुंगल से निकल जाएं तो। अच्छा, क्योंकि वालिद साहब उनके जो करप्शन के जो है ना गुरु दादा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो बंदा अगर उनको गाइड करता रहेगा तो बिलावल कभी कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। और देख ले सिंध में पिछले 15 साल से उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या डिलीवर किया है। अच्छा। जितनी करप्शन सिंध में होती है इतनी पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं होती। वो तो कहते हैं जी वफाक से हमें फंड ही नहीं आते और बड़े हालात यहाँ पे बड़े खराब हैं। सर जो फंड आते हैं उसका क्या करते हैं? सारे उनके नवाब बडेरे और जागीरदार हैं वो खा जाते हैं। बात आ जाती है बिलावल डिलीवर कर सकते हैं। बिलावल हमारा छोटा भाई है, बाहर रह के है, जो बाहर रह के आता है क्योंकि हम खुद फॉरेन में रह गए हैं, उसको दुख दर्द होता है पाकिस्तान का। फिर उसके नाना की शहादत, उसके मामों की शहादत, उसकी जो है ना वालदा की शहादत,
تو وہ ڈیلیور کرنا چاہتا تھا, اس کی تھاٹس یہی تھی کہ پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے کچھ کروں, لیکن زرداری صاحب اس کو کرنے نہیں دینا چاہ رہے, اس لیے ان کے ہاتھ سے نکلیں گے بلاول تو بلاول ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور ہمیں پاکستان سے مطلب ہے, ہمیں نہ تو پیپلز پارٹی سے ہے, نہ نون سے ہے, نہ پی ٹی آئی سے ہے. جو بھی پارٹی پاکستان کو ڈیلیور کرے گی, پاکستان کے غریب عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, ہم اس کے ساتھ کریں. صحیح, انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے. لیکن الیکٹرانل ریفارم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ کے وہ بھی خلاف نظر آتے ہیں. تو مانڈلا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگلے جو الیکشن ہیں وہ الیکٹرانک مشین سے ہوں گے, اس کے بارے میں حکومت جو ہے وہ بڑی تیز نظر آ رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسی سال جو ہے قانون سازی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہو سکتا ہے. پہلے تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا نہیں اور پوری کوشش بھی نہیں کی, تو کیا الیکٹرانک مشین آنے کے بعد دھاندلی کے نعرے ختم ہوں گے؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں یہی دیکھنے اور سننے کو ملا کہ ہر الیکشن کے بعد ایک ہی الزام آتا ہے کہ ہارنے والی پارٹی کہتی ہے بہت بڑی دھاندلی ہوگی. کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں جس کے اوپر پورا ملک یا تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ متفق ہوں اور بڑی فراغ دلی کے ساتھ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے, بڑا شفاف الیکشن ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بیماری کے خاتمے کے لیے ایک سٹیپ تو آگے جانا چاہیے. اچھا, کہ جس لعنت سے پورے ملک کو آپ نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے, اگر پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ اس کو شفاف بنانے کے لیے اس کو ای ووٹنگ مشین کے ذریعے اس کو شفاف بنایا جا سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کو فالٹ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کر اپنی تجویز آپ دیں تاکہ ہم ایک سٹیپ آگے جائیں. لیکن جو پارٹیاں ہیں جیسے پیپل پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے, تو ان کا وتیرہ تو وہی زبردست اور دھاندلی کے ذریعے جو ہے نا الیکشن چوری کر کے آنے کا ان کا جو ہے نا وہ تجربہ ہے. نہیں, چوری کر کے آنے کا تجربہ ہے, ای ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ووٹ کون ڈال رہا ہے. ووٹ تو انہی لوگوں نے ڈالنا ہے جنہوں نے پیپر پہ ووٹ دینا ہے اور جنہوں نے الیکٹرانک مشین پہ ووٹ دینا ہے, اور پھر انہی لوگوں نے ان سے جا کے ووٹ ڈلوانے ہیں جو ابھی جس نظام میں بیٹھ کے ووٹ ڈال رہے ہیں. تو الیکٹرانل ریفارم کی تو کہیں پہ بات ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر بندہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو فارم 45 ہے وہ نہیں ملا, اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن کا جو نمائندہ ہے, جو بھی ادھر پولنگ جج یا وہ ریٹرننگ آفیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ رزلٹ نہیں دیتا. تو یہ جب ایٹومیٹک سسٹم ہو جائے گا یہ تمام باتیں ختم ہو جائیں گی, تمام ہر طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں حکومت. اور اگر این موقع پر بیٹھ گیا سسٹم تو نہیں بیٹھ کیسے جائے گا؟ ابھی اس کو جو ہے نا وہ نہ نیٹ کی ضرورت ہے, نہ وائی فائی کی ضرورت ہے, نہ اس کو بجلی کی ضرورت ہے. وہ تمام یقین دہانی ہے, حکومت تو بتا رہی ہے, میڈیا کے اوپر بھی آ کر بتا رہی ہے. دیکھیں یہ مانے گے کیسے؟ ان کو پتا ہے اگر یہ فیئر ووٹنگ ہو جاتی ہے تو ان چوروں ڈاکوں کا جو ہے نا وہ راج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, جس وجہ سے پیپل پارٹی اور یہ نون لیگ جو ہے نا قطعاً ووٹنگ مشین کی طرف نہیں جائیں گے. قطعاً ووٹنگ مشین کی طرف نہیں جا رہے, ان کو جانا پڑے گا. ملک صاحب, آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا, احسن اقبال صاحب کا بیان بھی آ گیا, الیکشن کمیشن کو تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے اعتماد میں لینا چاہیے. حالانکہ الیکشن کمیشن کو خود الیکٹرانک ووٹنگ پہ بہت زیادہ تحفظات تھے. تو کیا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے؟ کیونکہ ابھی تک کہیں پہ بھی پہلے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا پریکٹیکلی. دیکھیں, پاکستان میں نہیں کیا گیا, لیکن میں کیونکہ خود بھی فورن میں آتا جاتا ہوں اور وہاں پہ میری سیٹنگ ہے, تو وہاں پہ سارا آج کل دیکھ لیں آپ, سارا ہی جو ہے نا ووٹنگ کا سسٹم ہے فور یورپ. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جتنے بھی ضمنی انتخاب ہوئے تو ان میں سے کسی کے ایک کے اوپر تو آزما لیا جاتا. وہی ابھی خان صاحب کو چاہیے اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ جو ہے نا ایک بار امپلیمنٹ کر لیں الیکشن سے پہلے, تاکہ جو ہے نا یہ جو چور ڈاکو جو آج کچھ بھی کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی موت ہوتی ہے اچھی خاصی, وہی نا چور ڈاکو جو شور شرابہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے منہ بھی بند ہو جائیں. یہ کام خان صاحب کو سب سے پریورٹی پہ خان صاحب کو یہی کام کرنا چاہیے. کیونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک دو جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر, ایک گلگت بلتستان کے شہباز خان اور ایک اور چیف الیکشن کمشنر, ان سے میری میٹنگ ہوئی, تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا اس کو پاکستان میں جو ہے نا آنی چاہیے الیکٹرانکس مشین, تاکہ جو ہے نا ہماری جو مناپلی بنائی ہوئی ان لوگوں نے, ٹھیک ہے نا, جو یہاں پہ انہوں نے راج اپنا بنایا ہوا ہے, چند خاندان ہے موروثی سیاست جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تاکہ ان کا پردہ فاش ہو اور یہ جو ہے نا ای ووٹنگ کے ذریعے جو ہے نا لوگ اچھے طریقے سے ووٹ پول کریں اور بغیر
بغیر کسی جھجک کے تاکہ جو ہے نا ہر چیز سامنے آ سکے. ہر چیز سامنے آ سکے. جدت بہت ضروری ہے کیونکہ حالات کے ساتھ تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے, لیکن تبدیلی سرکار پہلے بھی تبدیلیاں لانے کی بہت کوشش کر چکی ہے لیکن تبدیلی آ نہیں پائی. امید کرتے ہیں کہ اس مرتبہ تبدیلی ضرور آئے اور پاکستان کے حق میں اور مثبت تبدیلی آئے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.